Hello, how are you, friend? We are study of laws of motion, and this is the lecture number 4 चैप्टर। इस चैप्टर का ये फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्लास 11th फिजिक्स 5th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम उन लोगों ने अदर 3 लेक्चर्स पढ़ा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा और फर्स्ट न्यूटन्स लॉ पढ़ा, सेकेंड न्यूटन्स लॉ पढ़ा, अनदर टाइप्स ऑफ कोर्स पढ़े, वेट पढ़े। अभी हम लोग यहाँ इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे, दिस इज द चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप देख रहे हो लॉज ऑफ मोशन में दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कुछ कॉमन फोर्सेस हैं। आपने कॉमन फोर्सेस देखे होंगे, जैसे ये स्ट्रिंग है लगा हुआ, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन फीलिंग आएगा, तो एक टेंशन टाइप्स का फोर्स होगा। यह स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा, एक वाटर रेजिस्टेंस लगेगा, यहाँ बायंसी फोर्स लगेगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ नॉर्मल है, फ्रिक्शन फोर्स है एंड फोर्स ऑन द सरफेस है, mg है, वेट है। तो इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स का कंडीशन देखेंगे और 1 बाई 1 स्टडी हम लोग करेंगे। अगर हम आपको बताएं कि ये हमारा NCERT का ये एक्सरे होगा, है ना। इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, ग्रीक नॉलेज होगा, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होंगे। हेलो फ्रेंड, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तो उससे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी होगा और जिससे हमें अच्छा लगेगा कि नहीं, हमको हमारे लेक्चर को बच्चों को पसंद आ रहा है और मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने का एफर्ट मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ दिए, इफ टू बॉडी आर अप्लाइड द फोर्स बिटवीन देम देन बोथ आर अप्लाइड फोर्स ऑन ईच अदर। ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और दैट इज ए पेयर ऑफ फोर्स। वहाँ न्यूटन साहब ने बताया कि वहाँ सिंगल फोर्स का जनरेशन नहीं होगा, वहाँ पेयर ऑफ फोर्स जनरेट होंगे और एक जो फोर्स होगा वो दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर आप ऐसे देखो कि ये दो बॉडी है, एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो ये फोर्स लगा कौन, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन बी ड्यू टू ए। बी ने ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया। अगर हम इसको एक्शन कह रहे हैं तो ए के ऊपर बी के कारण जो फोर्स लगेगा उसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ये बात न्यूटन साहब ने बताया। ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में अगर हम आपको थप्पड़ मारेंगे तो इन केस जो हमारे हैंड के कारण थप्पड़ जो फीलिंग आएगा पॉसिबल तो है नहीं, और ऐसे ये बहुत दूर की बातें हो गए। फिलहाल अगर बॉल वॉल से टकराता है तो बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, देन वॉल भी बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज ए एक्शन। अगर बॉल के द्वारा वॉल के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो अगर एक्शन है तो जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा, दैट इज ए न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन साहब ने यहाँ थर्ड लॉ दिए थे, दैट इज अ स्टेटमेंट टू एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ एक और चीज, कभी भी फोर्स जो जनरेट होता है वो पेयर में होता है और वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। नो काउज ऑफ रिलेशन इक्वल्स द थर्ड लॉ, द फोर्स ऑन बी। अगर हम एक्शन और रिएक्शन की बात करें दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन का होगा। ये लिखा गया है फोर्स ऑन ए बाई बी एंड फोर्स ऑन बी बाई ए।
ए के ऊपर गी के कारण फोर्स लग रहा है और गी के ऊपर ए के कारण फोर्स लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और दोनों का फोर्स जो लगने वाला फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है ना। नाउ अब हम बात करते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिक्स। अगर आप नॉर्मल नहीं निकाल सकते तो फ्रिक्शन फोर्स तो भूल ही जाओ, फ्रिक्शन फोर्स के क्वेश्चन बनेंगे इंजीनियरिंग और आईआईटी के अंदर। नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल? फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस, देन surface is also applied, it also applied opposite force, those are perpendicular to the surface, that is called normal force। अगर आप किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाओगे तो सरफेस भी अपने परपेंडिकुलर, वो अपने स्वयं के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। और वह फोर्स उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के परपेंडिकुलर के, अगर सबको हम ऐसा कहें कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ है, जस्ट लाइक आप ऐसे सोचो कि आप अपने हैंड के ऊपर पेन को रखो तो पेन जो है आपका वो हैंड के ऊपर वेट के इक्वल फोर्स लगाएगा। तो हमारा हैंड जो है वो पेन के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। क्यों? अगर आप नीचे से अपने हैंड को खींच लो तो सरफेस रिमूव हो जाएगा, और अगर सरफेस रिमूव हो जाएगा यानी कि नॉर्मल फोर्स लगाने वाला वहाँ कोई नहीं रहेगा, तो वो अगेन एमजी फोर्स से, जो कि अर्थ उसको खींच रहा है उस पेन को, वो टुवर्ड मूव कर जाएगा। उसी को मैंने यहाँ दिखाने का कोशिश किया है कि दैट इज ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस। तो एमजी फोर्स लग रहा होगा वेट के कारण, नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के कारण लग रहा है। बोले कि सर अगर सरफेस ना होता तो नॉर्मल लगाने वाला कोई नहीं होगा और इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एमजी फोर्स लगेगा और ये बॉडी नीचे की तरफ चला जाएगा, रोकने वाला कोई नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें यानी कि ये जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है बॉडी के ऊपर, यही फोर्स यहाँ दिखाया गया है बॉडी के ऊपर, और एमजी नीचे की तरफ लगेगा। यानी ऑन द बॉडी 3 टाइप्स ऑफ फोर्स लग रहा है, एन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एमजी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके कारण एक्सेलरेशन 0, इसके कारण एक्सेलरेशन 0 है। बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0। अब न्यूटन साहब ने कहा कि जो नेट फोर्स होगा वह उनका सम क्या है, तो mg माइनस एन, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों नेट फोर्स क्या है, दिस फोर्स mg प्लस एन, लेकिन mg के अपोजिट डायरेक्शन में n है। नाउ सॉरी, mg माइनस एन इक्वल टू n माइनस mg, दोनों सेम हो सकता है, यहाँ के लिए सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अगर हम बात करें एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन अगर हमारा 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इस दोनों केसेस को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस mg इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 क्योंकि एक्सेलरेशन 0, तो n इक्वल टू mg आएगा। नाउ ये इक्वल टू है, समझिएगा। नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मल का जो याद रखिएगा। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपका सरफेस कैसा है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। इट इज डिपेंड ऑन द फोर्स हुज आर अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली अप्लाई होगा उसी के कारण नॉर्मल जनरेट होगा। No force applied on the surface, then normal force is 0, and friction force very very important, friction force depend on the normal force। Now friction force जब करेंगे तो वहाँ डिटेल्स में हम करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट को इजीली हम लोगों को ध्यान रखना है। ये ध्यान के न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार टाइम्स हम लोग इसको करेंगे। नॉर्मल फोर्स
is a force that is perpendicular to the surface that an object is in contact with her. Reaction force is response to the action of the object and always it is opposite direction of applied force. अगर किसी बॉडी के ऊपर, अगर मान लो ये हमारा बॉडी है रखा हुआ है ना, और हमने ऐसे फोर्स लगाया तो इसका रिएक्शन ऐसे होगा. अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, है ना. ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, है ना. ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अगर हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है. इस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग अब नॉर्मल फोर्स कितने टाइप्स से हमको दिया जा सकता है, हम 1 बाई 1 करके उसको करेंगे. किस वन, मान लो कि एक दैट इज ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस एंड दिस इज द सरफेस एंड बॉडी ऑफ मास एम. तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी आर इन रेस्ट, देन एक्सेलरेशन इज 0, एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड. इन दिस कंडीशन इक्वेशन ऑफ मास क्या होगा, न्यूटन साहब ने कहा कि एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन 0 होने के कारण ये 0 हो जाएगा एंड एम जी माइनस एन इक्वल टू 0, एम जी इक्वल टू एन. नाउ नेक्स्ट हमारा केसेस है बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन. अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, ये हमारा इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइन सरफेस है एट एन एंगल थीटा, तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ एम जी कॉस थीटा लगेगा. अगर ये एंगल देखें तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है तो ये थीटा हो जाएगा. अगर हम इसका कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और इसका अदर कंपोनेंट एम जी साइन थीटा. एम जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एम जी कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, यानी कि नॉर्मल फोर्स इसके कारण जनरेट होगा, इसके कारण नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा. अब हमारे जो फोर्स हैं उन सभी फोर्सेस का 1 बाई 1 करके राइट डाउन करते हैं. फोर्स ऑन द सरफेस that is mg cos theta perpendicularly on the surface. नॉर्मल फोर्स perpendicularly upward लगेगा. एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस 0 है, न बॉडी ऊपर जा रहा है न डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक्सीलरेशन 0. नाउ इक्वेशन ऑफ मास अगर लिखा जाए तो n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 0. नाउ n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यानी इंक्लाइन सरफेस के कंडीशन में नॉर्मल फोर्स एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा. नाउ हमने थर्ड केसेस यहाँ पर जनरेट किया है कि इस कंडीशन में नॉर्मल, मान लो कि किसी बुक, ये बुक जो है ये वॉल के साथ अटैच्ड है और इसको हमने एक एक्स्ट्रा फोर्स से, एफर्ट से हमने इसके ऊपर होल्ड कर रखा है. इसी को हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ. द बुक होल्ड ऑन द वॉल बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट ऑन एफ एक्टेड एन एंगल थीटा. ये थीटा एंगल पर हमने फोर्स लगाया हुआ है. तो एफ फोर्स जो अप्लाई किया है इसका 2 कंपोनेंट होगा. एक कंपोनेंट इस तरफ एफ कॉस थीटा होगा और एक इस तरफ एक साइन थीटा होगा. नाउ एफ कॉस थीटा के कारण बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा जो कि अलोंग द वॉल लग रहा है एंड एफ साइन थीटा परपेंडिकुलरली ऑन द वॉल लग रहा है. नॉर्मल हमारा जो फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स ऑन द वॉल होगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अगेन बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, न बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, यानी एन ए जो होगा नॉर्मल फोर्स एफ साइन थीटा के इक्वल होगा, जबकि एम जी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होगा. यहाँ नॉर्मल फोर्स आया. नाउ अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ अनदर कंडीशन है, हम लोग एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है उसको 1 करके स्टडी कर रहे हैं. वेट प्लस नॉर्मल से
रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m placed in lift on the waiting machine if lift move। इसमें 4 केसेस है। If lift moves in upward with the constant acceleration A, if lift downward with the constant acceleration A, force free fall, वो जस्ट फ्री फॉल कर रहा है, या इन डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी भी। थर्ड, इन सभी में ये बोला गया है, इन दिस कंडीशन, इन द एबव कंडीशन फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेटिंग मशीन। ये हमारा वेटिंग मशीन है, इसके ऊपर लिफ्ट है, ये लिफ्ट को डिफरेंट सिचुएशन में रखा गया है। 1 बाय 1 करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इसमें इसको हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें ये बताया गया है कि एक लिफ्ट को हमने उस लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर वेटिंग मशीन रखा है और उसके ऊपर कोई मास रखा है, और मैंने साइड में बैठा उसको देखा कि वो गाड़ी का रीडिंग कैसा रहा है। अगर गाड़ी, वो लिफ्ट ओवरऑल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट है, लिफ्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो उसके वेटिंग मशीन के रीडिंग पे क्या इफेक्ट करेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो उसका रीडिंग पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज करेगा अदरवाइज डिक्रीज करेगा। तो 1 बाय 1 करके हम उसका स्टडी करेंगे। नाउ इन केस 1, if lift goes in upward with the constant acceleration A, then reading of waiting machine का रीडिंग क्या होगा। देखो, इस वेटिंग मशीन में जो गाड़ी रखा हुआ है उसके ऊपर लिफ्ट के अंदर जो गाड़ी रखा हुआ है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक्सिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज द 3 फैक्टर क्वांटिटी। तो इसका रिजल्टेंट, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, दिस इज द नेट फोर्स, गाड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि n इज ग्रेटर देन mg, तो नेट फोर्स n माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। हम इसी के अंदर से बैठ करके देख रहे हैं, रीडिंग करने वाला भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में n माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए आएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो आएगा एम जी प्लस एम ए के इक्वल आएगा। एंड नाउ इस कंडीशन में हो क्या रहा है, रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन इंक्रीज टू द रियल वेट। उसका जो रियल वेट है एम जी, उससे उसका रीडिंग ज़्यादा शो करेगा वेटिंग मशीन के अंदर। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, सेकेंड केसेस है लिफ्ट गोज डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें ये हमारा लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर गाड़ी रखा हुआ है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ एम जी इज ग्रेटर देन एन, नाउ एन इन अपवर्ड एम जी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड। तो ये गाड़ी ओवरऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये फोर्स बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो न्यूटन लॉ ये कहता है कि नेट फोर्स एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एन इक्वल टू एम जी माइनस एम ए होगा। रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन डिक्रीज, उस कंडीशन में जो एक्चुअल रीडिंग होगा उसका वो रियल वेट से डिक्रीज कर जाएगा, वो लाइट फील करेगा। नाउ इफ लिफ्ट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी, वो फ्री फॉल हो रहा है। सपोज दैट इसी कंडीशन को अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के इक्वल आ जाता है तो उसी को फ्री फॉल कहते हैं। या इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछेगा कि सपोज दैट लिफ्ट ब्रेक कर जाए तो वो फ्री फॉल करेगा। तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन आ रहा है, मास ऑन द बॉडी कितना आएगा, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा जो कि
एक जी के बराबर होगा। तो इक्वेशन मैं लिखता हूँ, इक्वेशन नेट फोर्स एम जी बड़ा होगा, नॉर्मल छोटा होगा, तो एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। तो यहाँ क्या होगा, एम जी कट सकता है, नॉर्मल इक्वल टू 0 आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मल अगर 0 आ रहा है, रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन 0 एंड गॉडी फील वेटलेस, वो गॉडी वेटलेस फील करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ कंडीशन, लिफ्ट मूव इन डाउनवर्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। नाउ नॉर्मल कोर्स अपवर्ड एम जी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 0, क्योंकि गॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो उस कंडीशन में क्या देखा जाए, एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, चूँकि ये 0 आ रहा है तो एम जी माइनस एन इक्वल टू 0, एम जी इक्वल टू एन, राइट। रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन इक्वल टू एक्चुअल वेट, जो उसका एक्चुअल वेट होगा वही उसका रीडिंग आएगा। नाउ मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.1 क्वेश्चन नंबर है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑफ द डिफरेंट सिचुएशन दिया गया है और इसके नेट फोर्स ओवरऑल फोर्स लगाना है। हमें टोटल टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं बताना, हमें ओवरऑल फोर्स लगाना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। जैसे ड्रॉ क्रेन कॉलिंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड, जहाँ भी कांस्टेंट स्पीड आएगा यानी कि गॉडी एक्सिलरेट नहीं है, यानी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सिलरेशन 0 और एक्सिलरेशन 0 तो एफ नेट की वैल्यू, नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ड्रॉ, को कोई किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सेकंड बोला गया है, एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोट ऑन द वाटर, एक कॉर्क है जो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है, तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड बायंस फोर्स जो कि वाटर के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नेट फोर्स न गॉडी ऊपर जा रहा है, न डाउनवर्ड जा रहा है, न अपवर्ड जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स उस कंडीशन में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब एक काइट है, उसने नेक्स्ट सिचुएशन में बोला है, काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी है यानी कि v इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, एफ नेट फोर्स 0। नाउ बोला है कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है यानी एक्सेलरेशन 0 एंड नेट फोर्स ऑन द कार इज 0। नाउ मूविंग विद द हाईएस्ट स्पीड, बट ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दिया हुआ है, तो नेट फोर्स 0 होगा। दैट इज ए सिचुएशन, इन सभी सिचुएशन में हमें फोर्स बताना था क्या होगा। नाउ ये क्वेश्चन नंबर है 5.13, ये सेम सिचुएशन बताया है, लिफ्ट वाला केसेस है। ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंडिंग ऑन द वेटिंग स्केल in a lift which is moving with upward with constant यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड का मतलब सेम होता है। डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो इस सिचुएशन के अंदर जो दिया हुआ है 1 by 1 करके हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम देखें दैट इज ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 70 kg, जी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रियल वेट क्या होगा 70 × 10 700 न्यूटन। नाउ दैट इज ए फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 यानी कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। रीडिंग इक्वल टू रियल वेट, इस कंडीशन में जो उसका रीडिंग होगा वही, जो उसका वेट होगा वही उसका रीडिंग भी आएगा। नेक्स्ट केसेस है सेकंड नंबर, डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी ग्रेटर होगा, नॉर्मल होगा, एम जी माइनस एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एन की वैल्यू हमें निकालना है एम जी माइनस 5m, जी की वैल्यू 10 है तो 10m माइनस 5m इक्वल टू 5g। नाउ
यहाँ इसका वेट डिक्रीज कर जाएगा। रियल वेट कितना है 700 न्यूटन, उसमें से 5 m आएगा। ये माइनस हो रहा है ना डेटा, तो इसके कारण वो डिक्रीज कर रहा है। नाउ यहाँ देखो n माइनस एम जी, तो एम जी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओवरऑल बॉडी का एक्सीलरेशन अपवर्ड है, यानी कि ये फोर्स बड़ा होगा ये छोटा होगा। n माइनस एम जी करेंगे तो m इंटू 5। देखो यहाँ पर ना, यहाँ अंदर में बैठ करके हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। अगर यही सिचुएशन को हम यहाँ से देखते ना तो हम नहीं कहते, तब फिर हम लोग वहाँ कोई सूडो फोर्स लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ कोई सूडो फोर्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उसी न्यूटोनियंस फ्रेम में जा कर के कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं और तभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ n माइनस एम जी, n इज ग्रेटर देन एम जी, देन n माइनस एम जी नेट फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n इक्वल टू एम जी प्लस m इंटू 5, 10m प्लस 5m, दैट इज ए 15m। यहाँ रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन इंक्रीज कर जाएगा। रियल में कितना होगा तो 15 इंटू 70, 7 5 1050 न्यूटन, मतलब इससे इतना ज़्यादा आ रहा है ना। नाउ अगर एक्सीलरेशन g के इक्वल हो जाए, एक्सीलरेशन g के इक्वल होगा तो एम जी माइनस एन इक्वल टू एम जी, नॉर्मल फोर्स 0 यानी वेटलेस होगा, वो वेटलेस फील करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक और सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है वो एनसीईआरटी में भी है और ये स्कूल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल के पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम दैट देन व्हाट इज इजी फॉर कुशन और कुल। इसने ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास एम है तो हमें उसको पुश और कुल में से क्या इजी होगा। इसमें देखो दो स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है जो इसको पुश कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट है इसको कुल कर रहा है। पुश करने वाला बेचारा नाराज दिख रहा है, कुल करने वाला स्माइल कर रहा है ना, स्माइल कर रहा है। तो हम दोनों का सिचुएशन के बारे में देखते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इसके स्माइल और नाराजगी का क्या कारण है ना। तो दैट इज ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस। अब ये जो बेचारा पुश कर रहा है ना, ये पुश करने के कारण अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एफ कॉस थीटा होगा और एक एम साइन थीटा। तो ये जो एफ कॉस थीटा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब इसके कारण नॉर्मल का वैल्यू बढ़ जाएगा एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। जबकि अनदर केसेस में देखोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एफ साइन थीटा इस तरफ होगा और एफ कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज द एंगल थीटा। इसके कारण यहाँ नॉर्मल फोर्स जो होगा वो देखो ऊपर की तरफ फोर्सेस कौन कौन लग रहा है, नॉर्मल प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। दैट मीन्स कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, यानी इस कंडीशन में नॉर्मल ज़्यादा है, इस कंडीशन में नॉर्मल कम है, इस कंडीशन में नॉर्मल ज़्यादा है, इस कंडीशन में नॉर्मल कम है। देन नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि बॉडी हैवी फील होगा, उसको वेट लार्ज फील होगा। जबकि इसमें वेट ऑफ मास डिक्रीजेज हो जाएगा, उसको लाइट फील होगा, हल्का फील होगा खींचना, और जिसके कारण किसी भी बॉडी को कुल करना मोर इजी है देन ऑफ पुश, कंपैरिजन ऑफ पुश करना ज़्यादा आसान है, कुल करना मोर इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ पुश। नाउ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर जो होगा वो फिफ्थ होगा और फिफ्थ चैप्टर में हम लोग टेंशन पढ़ेंगे एंड टेंशन के बाद हम लोग उसमें स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे एंड ये हमारा एक लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 6 प्लस लेक्चर नंबर 7 में आपको फ्रिक्शन पढ़ाया जाएगा। फ्रिक्शन में बहुत सारे सिचुएशन हैं। नाउ इसके बाद एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन कराए जाएंगे, 1 बाई 1 कराया जाएगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अभी सब्सक्राइबर कम है, बहुत
मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने सिर्फ लिख रखा हुआ है। मैंने ये एक ही क्वेश्चन के 1 बाय 1 हमने अपना इसके ऊपर वर्क किया है कि हम बच्चे को कैसे इजीली समझा सके, कैसे फीलिंग ला सके। ओके, थैंक यू।